नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर आज हम चर्चा करेंगे। कोरबा के वरिष्ठ नागरिक और कोरबा से प्रकाशित सांध्य दैनिक मितान के प्रधान संपादक, तमाम पदों पर रहकर क्षेत्र की सेवा करने वाले श्री छेदीलाल अग्रवाल जी के साथ भी स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए सबसे पहले फ्रंट पेज की खबरों की जानकारी आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में चुनावी गर्मी पर विराम, शोर थमा और अब कल डाले जाएंगे वोट। पहली खबर एक अखबार की। रामलला दरबार में पीएम मोदी। नड्डा ने कहा, आदिवासियों के सबसे बड़े हितैषी पीएम मोदी। सूरजपुर की विशाल जनसभा में गरजे भाजपा अध्यक्ष। नीट परीक्षा में 50 मिनट में थमा दिया दूसरा प्रश्न पत्र। एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलने पर छात्रों का हंगामा। केंद्राध्यक्ष ने कलेक्टर को लिखी चिट्ठी। बालोद की खबर है। राधिका खेड़ा का कांग्रेस से इस्तीफा, लिखा पार्टी में राम नाम लेने वालों का होता है विरोध। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को लिखा गया पत्र। रायपुर से खबर है। शाही परिवार से पीएम बनते थे, ये कुप्रथा चाय वाले ने तोड़ी मोदी। ये इटावा और अयोध्या से मिलाकर खबर छापी गई है। अमेरिका 5000 भारतीय डॉक्टरों को एंट्री। भारतीय डॉक्टरों के लिए J1 स्पेशल वीसा कैटेगरी। सिंधिया, जोशी, डिम्पल, अधीर रंजन की प्रतिष्ठा दांव पर। कल 7 मई को 94 सीटों पर किया जाएगा मतदान। जातिगत समीकरण साधना चुनौती, त्रिकोणीय मुकाबले के बने आसार। हाट सीट आगरा की सियासी जंग में भाजपा को चुनौती दे रहे सपा व बसपा। इसी तरह की खबरें हैं और करीब करीब राजनीति से जुड़ी हुई खबरें ही सभी अखबारों में प्रमुखता से लगी हैं। एक वो खबर जो रात को आपने टीवी खोला होगा तो सारे चैनलों में दिखाई दी होगी आपको, और वो खबर थी नरेंद्र मोदी जी कल वहाँ अयोध्या दौरे पर थे। उन्होंने रामलला के समस्त साष्टांग दंडवत किया और उसके बाद फिर उनकी एक जनसंपर्क का तरीका है ना आजकल गाड़ी में बैठ करके निकलने का, और वो जो भीड़ थी उसको लेकर के चैनलों में जो एंकर बैठे थे और जो फील्ड में थे वो चीख चीख कर कह रहे थे कि जैसे लगता है पूरा हिंदुस्तान आज की तारीख में अयोध्या पहुंच गया है। खैर, कभी कभी इतना ज़्यादा बोल देते हैं कि लोगों को गोदी मीडिया कहने का अवसर मिल जाता है। प्रधानमंत्री हैं, राम भक्त है, वहाँ वो गए। उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। स्वाभाविक है कि एक माहौल है वहाँ का, और उस माहौल में जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो भीड़ लगना लाजमी है। कल जो कुछ हुआ उसको इस रूप में भी देखा जा रहा है कि पहले के प्रधानमंत्री इन सब चीज़ों से अपने आप को दूर रखते थे, लेकिन वर्तमान प्रधानमंत्री सीधे सीधे प्रकट करते हैं। और इस बार तो उन्होंने ये भी प्रकट कर दिया, सीधा अल्पसंख्यक की बात कहते कहते वो मुसलमान तक आ गए। तो इसका मायने ये निकाला जा रहा है कि अब तीसरे चरण में और इसके बाद के जो 2-3 चरण हैं सब में सिर्फ और सिर्फ धर्म की बात होगी। ये भावनात्मक बातें ज़्यादा चलेंगी। ऐसा है जी। कोई भी चुनाव जी मुद्दे और विकास पर जीता नहीं जा सकता। जी। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने सिद्ध कर दिया है जी। और यही बात मोरारजी देसाई की सरकार ने सिद्ध कर दिया। जी। मोरारजी देसाई की सरकार के समय बेरोजगारी 1% पे थी, महंगाई 1% पे थी। जी जी जी। किसी चीज़ की किल्लत नहीं थी जी। किसी चीज़ के लिए कोई मारामारी नहीं थी जी। कोई अपराध नहीं था, पर जनता ने उसको पटक दिया। जी, वो तो आपस में लड़ लिए थे, जनता ने उसको पटक दिया। जी। तो हमेशा जो है ना, अंतिम जो निर्णय होता है वो भावनाओं के आधार पर ही होता है। जी। आप जनता को आप 3-4 कैटेगरी में बांट सकते हो। जी। एक बुद्धिजीवी वर्ग जो बहस तो करता है, जी। वोट देने नहीं जाता। एक मध्यम श्रेणी का वर्ग, वो चाहता तो है बहस में शामिल होना, हो नहीं पाता। जी। ले दे के वो वोट देने भी जाता है। जी। जाता है अच्छे तरीके से, पर अपना नुकसान करके वोट देने भी जाता है। जी। और निम्न वर्ग, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री है कि मोहम्मद अली जिन्ना प्रधानमंत्री है कि ओवैसी प्रधानमंत्री है। जी। उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो शाम को उसको खाना नहीं मिलेगा। जी। उसको खाने को अनाज नहीं मिलेगा। तो उसकी चिंता सुबह से ही वो चिंता हो जाती है। जी। कि भाई आज काम कैसे करें। अगर उसका स्थायी कहीं काम है जी। तब तो बहुत सुखी है वो, समझो। और जिसको कहीं मान लो महीने में 15 दिन 20 दिन का काम मिलता है तो वो भी आधा सुखी। हाँ, मतलब रोज कमाने खाने में उसकी जिंदगी खत्म हो रही है। जो है जाके जहाँ काम मिलता है वहाँ खड़ा हो जाएगा। जी।
घंटे 2 घंटे इंतजार भी करेगा, मिल गया काम तो ठीक, नहीं तो वापिस आ जाएगा। जी जिसके पास काम का कोई ठिकाना नहीं है, जी जाएगा तो काम मिलेगा, नहीं जाएगा तो काम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जी तो उसके लिए तो सुबह से चिंता हो जाती है कि कैसे 2 टाइम का खाने का जुगाड़ हो। जी और इसीलिए वो बच्चे भी ज़्यादा पैदा करते हैं। वो ये मान के चलते हैं बच्चा है कुछ नहीं 5 रुपये तो कमा के लाएगा। जी जी तो मान लो 10 बच्चे हो गए, 5-5 कमा के लाए, 50 रुपये हो गए ना, घर का सबका पेट तो भर जाएगा। जी तो वो थीम चल रही है जी पहली बार। जी और ठीक है। अब चूंकि 2 बार 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और उसके बाद फिर नरेंद्र भाई मोदी का सीधा सीधा ये आरोप या खुल करके मुस्लिमों के बारे में कहना, तो मतलब जो भाजपा के विरोधी लोग हैं वो यही कहते हैं कि अब इनको 2 चरण में जो सीटें कम मिल रही हैं उसके कारण हड़बड़ाहट में ये लोग कुछ भी करने को राजी हो गए हैं। इस तरह सारी बात ठीक है। जी कांग्रेस बता दे, जी सपा बता दे, जी बसपा बता दे, ये तृणमूल कांग्रेस बता दे, शरद पवार की कांग्रेस बता दे, जी उन्होंने मुसलमानों को प्रोटेक्ट क्यों दिया? ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। जी मुसलमानों को क्यों प्रोटेक्ट किया? मुसलमानों के लिए स्कीमें क्यों जारी की? जी धर्म की बात करते हैं जी तो मुसलमानों को क्यों प्रोटेक्ट किया? मुसलमान धर्म नहीं है क्या? जी ये आग किसने लगाई? हाँ ठीक है। अभी तक लोग सक्षम नहीं थे, लोग इस बात को उठा नहीं सकते थे, इस बात का विरोध नहीं कर सकते थे। दबे कुचले लोग थे, हिंदू सारे दबे कुचले लोग थे, तभी तो 1000 साल गुलाम रहे ना। जी हिंदू अगर दबे कुचले नहीं होते तो किसी की ताकत थी क्या? हिंदू में तो ऐसे ऐसे सूरवीर थे, एक आदमी 1000 आदमी को मार के आ जाता था। जी वो कहानियां तो बताई नहीं गई, कभी किसी के शौर्य का उभार किया नहीं गया। जी जी हमेशा बताया गया हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू विदेश से आए हैं, सनातन धर्म विदेश से आया है, इसके कोई जगह नहीं है, सारे पाखंडी हैं। जी यही बताया गया, यही समझाया गया। 1000 साल तक डिमोरलाइज हो गए, सब एक कूप मंडूप में समा गए हिंदू। जी 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 पहली बार निजाम बदला है और उस निजाम ने बताया कि हिंदू भी कुछ है, हिंदू संस्कृति भी कुछ है, भारत भी कुछ है, भारत की संस्कृति भी कुछ है, जी भारत भी ज्ञान का सागर है। उसने बताया और विश्व याद कराया, विश्व को समझाया। देखो बोले जी। भारत भी ज्ञान का सागर है। जी आज विश्व के सारे लोग उसको टकटकी बांध के देख रहे हैं। उसने कर दिया तो क्या गुनाह कर दिया? बहुसंख्यक वर्ग जिस समुदाय को, जिस धर्म को मानता है, उस धर्म का पालन कर रहा है, तो गुनाह कर दिया उसने। जी वो अल्पसंख्यकों के धर्म का पालन करेगा, ऐसे धर्म संख्या का पालन करेगा जो गला काट देने की बात करते हैं, ऐसे धर्म का पालन करेगा जो बोलते हैं हमको नहीं मानेगा उसका गला काट दो, सर तन से जुदा कर दो, ऐसे धर्म का पालन करेगा। वो उस धर्म का पालन करता है जो विश्व हिंदुत्व बहुसंख्यक का भाव रखता है। जी 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 चलिए आगे बढ़ते हैं। शाही परिवार से पीएम बनते थे, ये कुप्रथा चाय वाले ने तोड़ी, नरेंद्र मोदी का कहना है। और स्वाभाविक है कि पहले के जो प्रधानमंत्री रहे सबका अपना अपना कुछ ऐसा इतिहास रहा है जिसमें कहा जा सकता है कि साधन संपन्न लोगों के घरों से आते थे, परिवारों से आते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जो अपनी हिस्ट्री बताते हैं कि चाय बेचने वाले घर के थे, तो उनको ये कहने का हक तो है कि चाय पीने वाला प्रधानमंत्री इसलिए बना कि राजशाही जिनके हाथ में थी और राजशाही परिवारों से जो लोग आए थे उनको हमने किनारे किया। तो देश के लोकतंत्र की खूबसूरती का वर्णन होता है। और इस बात को कह के मुझे लगता है कि ये जो हाड़ी है बार बार नहीं चढ़ती। 10 साल पहले से शुरू हुआ चाय वाला, अब तो आपके पास विकास के जो कुछ आपने किया है उसका वर्णन करने की ज़रूरत है। अब एक बात बताऊं आपको जी, मैं समझता हूं मोदी जी जहां भी भाषण देते हैं जी मिनिमम 25 मिनट जी और अधिकतम 40 मिनट जी किसी भी राजनीतिक सभा में भाषण देने जाते हैं। जी भीड़ के ऊपर वो भाषण का समय निर्धारित रहता है। जी। भीड़ कम है तो 25 मिनट में भाषण निपटा दिए, भीड़ थोड़ी ठीक है तो 30 मिनट लगा दिए, और ठीक है तो 35 लगा दिए, भारी भीड़ है तो 40 मिनट लगा दिए। जी
उस 40 मिनट में ये जिन बातों की चर्चा मीडिया में होती है, जी जिन बातों को ये इंडिया गठबंधन वाले उठाते हैं, जी जिन बातों को लेकर समाचार पत्र वाले भी अपनी हेडलाइन बनाते हैं, वो सिर्फ 2 मिनट की बातें रहती हैं। जी बाकी 38 मिनट में, बाकी 23 मिनट में क्या रहता है? 23 मिनट में, 38 मिनट में देश की समस्याएं रहती हैं, देश का विकास रहता है, जी पर वो किसी को दिखता नहीं है। जनता तो सुन के चली जाती है, जी। जनता तो समझ भी रही है, सुन भी रही है और भोग भी रही है। जी कहाँ गलत है उसको भी भोग रही है, कहाँ अच्छा है उसको भी भोग रही है। मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ। जी अभी ज्योत्सना महंत जी के प्रचार के लिए सपोर्ट देने के लिए एक पत्रकारों का दल आया हुआ है यहाँ। जी तो उसमें से एक पत्रकार ने फ़ोन किया, बोले हम आपसे मिलना चाहते हैं। बोला जी वेलकम। आए हो, 3-4 लोग आए। मैंने उनका स्वागत किया, काफ़ी से स्वागत किया, बिस्कुट से स्वागत किया। जी। उनसे कहा भी गरम कुछ मिलने का समय है, कहीं जी। मंगा भी दूं। बोले नहीं, बोले ठीक है। बोले वो बोले क्या स्थिति है? तो उन्होंने मेरे से स्थिति पूछने के बजाय अपने आप बोलना चालू कर दिया। जी वो बोले नरेंद्र मोदी के पास तो खाली एक ही मुद्दा है, सोनिया गांधी, गांधी परिवार, नेहरू परिवार, दूसरी कोई बात ही नहीं है नरेंद्र मोदी के पास। मैं कहा बात तो ठीक है यार, जो बातें मैंने अभी कही जी। वही बात मैंने उसको भी कही। जी। बाकी 38 मिनट में क्या बोला ये भी तो बता दे भाई। जी चुप हो गया। बोले 38 मिनट में बेकार की बातें की, मतलब देश का विकास कैसे होगा ये बेकार की बात है, देश गगनयान छोड़ेगा ये बेकार की बातें हैं, देश में AI कैसे काम करेगी ये बेकार की बातें हैं, देश में एम्स, हर जिले में एम्स हो जाएगा ये बेकार की बातें हैं। मैं बोला भैया एक बात बताओ, रायपुर हम लोग जाते थे 5 घंटे लगते थे, और हमने तो ये दिन देखा मोदी आने के पहले कि 100 किलोमीटर की सड़क बननी शुरू होती थी, और जब वो 100वां किलोमीटर पूरा करती थी पीछे तो में पहला टूट गया किलोमीटर उखड़ना चालू हो जाता था। जी तो मतलब कभी एहसास ही नहीं होता था कि सड़क बनी भी है करके। पब्लिक गाली दे के रह जाती है, ये अधिकारी साले सब मिल बांट के खा गए, ठेकेदार मिल बांट के खा गए, ये मंत्री सब मिल बांट के खा गए। और क्या करती पब्लिक? जी जी गाली दे के मनमोहन के रह जाती है। जी मतलब आज 2.5 घंटे में हम रायपुर पहुंचते हैं। ठीक है, हमारा 500 रुपये लगता है जाने आने में, टोल टैक्स का 500 रुपये लगता है, पर मेरे को तो आज तक एक भी आदमी शिकायत करने वाला नहीं मिला कि ये टोल टैक्स सरकार जबरदस्ती ले रही है। हाँ, रोड अच्छी मिल गई इसलिए तकलीफ नहीं होती। एक दिन सवेरे जाके घर से नाश्ता करके निकलते हैं, रात को खाना खाने के समय घर वापस आ जाते हैं। जी ये विकास नहीं है, ये बेकार की बातें हैं। चुप हो गया, उसके मुंह से आवाज़ निकली, बोले आप तो भाजपा ही लगते हो। मतलब मैं भाजपा छोड़ चुका हूँ, 50 साल मैंने भाजपा में काम किया है, छोड़ चुका हूँ भाजपा। मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, तर्क के साथ बात करो। जी मैंने कहा डोज ज़्यादा हो गया, ठीक नहीं है। अब वो मेरे अतिथि थे जी और अतिथि को ज़्यादा डोज देना नहीं चाहिए। मतलब छोड़ो ना यार, राजनीतिक बात छोड़ो ना, आपके लिए सुविधा पूरी है। जी सुविधा नहीं हो तो आपकी सुविधा का इंतजाम मैं करवा देता हूँ। जी रहने की व्यवस्था ठीक है, नहीं हो तो मैं करवा देता हूँ। खाने पीने का जुगाड़ ठीक है, नहीं है तो मैं करवा देता हूँ। तो सब चुप, कोई जवाब नहीं दे रहा था। एक पत्रकार बोला आपसे तो करवाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, जी अब व्यवस्था तो कुछ ठीक नहीं है, पर जैसी है वैसी चलाएंगे ना, क्या दिक्कत है। जी भाग गए 3 दिन में, रुके ही नहीं वो पत्रकार जो चुनाव तक रुकने आए थे। जी वोट गिरवा के जाएंगे बोल रहे थे, वोट गिरवा के जाएंगे बोल रहे थे, भाग गए हो। जी यहाँ है ही नहीं। जी मतलब कुल मिलाकर जिस खबर की बात जिस पर हम चर्चा कर रहे थे वो ये कि हम कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी बातें उसमें आती हैं, लेकिन होता है हमारी बिरादरी, हम भी करते हैं कि हेडिंग ऐसी लगाइए कि फट से लोगों का ध्यान वहाँ जाए
और आजकल तो ये भी होता है, सोशल मीडिया पे कुछ हेडिंग ऐसी लग जाती है कि खबर में वो रहता ही नहीं, सिर्फ हेडिंग ही रहती है। तो सही बात है कि ऐसा होता है। और अभी नहीं कहा, राहुल गांधी जी का है, सत्ता में आए तो पूरे देश में गारंटी पूरी करेंगे राहुल। तो इसको पढ़ता ही है आदमी कि कोई नई गारंटी आ गई, कोई 5 न्याय गारंटी जो आप बात कर रहे थे उसी की बात है। मैं जब अखबार को खोल रहा था तो उसमें ये अखबार में एक मिला है, नारी न्याय गारंटी। इसमें 1 लाख रुपए 8,333 रुपया 33 पैसे प्रतिमाह दिया जाएगा। इसमें फिर वो सब पूरा आधार कार्ड और वो आप फार्म भर दीजिए। ये कोशिश वैसी ही हो रही जैसे महतारी बंधन के मामले में विधानसभा में इन लोगों ने किया था। तो कुल मिला के काम करने का तौर तरीका दोनों दलों का एक ही है इस मामले में कि लोगों को प्रलोभित कर लो और ले लो। देखिए मैं बता रहा हूँ जी, जैसे जैसे युग में परिवर्तन आ रहा है ना जी, वैसे वैसे घूस देने के तरीकों में भी, तौर तरीकों में परिवर्तन आ रहा है। जी, जी, योगी ने हमको सिखा दिया, जी, नेताओं को सिखा दिया घूस कैसे ली जाती है। फैक्ट्री खोल रहे हो 5% मेरा रहेगा, नहीं तो भागो यहाँ से। आपने 5% शेयर दे दिया उसको, फैक्ट्री आप लगा लो, हाँ, हमेशा पैसा के लिए देने की जरूरत नहीं है। हाँ, अच्छा कोई गया, नेताजी वो बिल्डिंग मेरे को बहुत अच्छी लगती है, ले लो। ले कैसे लूँ, वो तो दे बेच नहीं रहा है, चलो ना मैं करता हूँ ना, मेरा शेयर कितना रहेगा, आप बोलो कितना दे दूंगा, 20% मेरा रहेगा, ठीक है। बुलाया उसको, इतने में ये बिल्डिंग आपको बेचनी है, कल तक का समय है, सोच लो। अब वो तो नींद नहीं आई उसको, 10 लग गए उसको, उसके घर वालों को 10 लग गए, आके हाथ पैर जोड़ के खड़ा हो गया, ठीक है माई बाप ले लो आप। हाँ, नहीं तो किसी केस में अंदर हो जाओगे। वो कुछ भी हो जाएगा। जी, 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 तो तरीका बदल गया। एक तरीका जो है ना जोगी ने सिखाया, जी, उस तरीके को बहुत सारे नेता लोग आज भी अपना रहे हैं। जी, जनता के लिए क्या तरीका, जनता को पहले आप शराब पिलाते थे, मुर्गा खिलाते थे, बकरा खिलाते थे, मटन खिलाते थे, पायल बांटते थे, छत्ता बांटते थे, बर्तन बांटते थे। अब तो चुनाव आयोग ने कैमरे लगा दिए हैं सब जगह, बड़ी मुश्किल हो गई है कैसे बांटें। और बांटने वाले भी ईमानदार नहीं रहे, आधा माल अपने घर में पहले रख लेते हैं, आधा माल को बांटते हैं, तो बांटने वाले भी ईमानदार नहीं रहे। तो अब क्या किया जाए, अब तो चंदा लेने में भी कठिनाई आती है, जी, चंदा भी जल्दी से मिलता नहीं है। पहले तो बहुत बड़े अमाउंट की छूट थी, कोई राजनीतिक दलों के खातों की जांच ही नहीं करता था, फिर वो घट के 20,000 हुआ, फिर घट के 10,000 हुआ, आज 2,000 हो गया। 2,000 से अधिक अमाउंट किसी ने चंदा आपको दिया है तो आपको नाम बताना पड़ेगा किसने चंदा दिया, मतलब आपकी पकड़ बढ़ती जा रही है। दुनिया भर के झंझट से अच्छा है कि हम सरकार में आएंगे तो सरकार की तरफ से आपको दे। अरे भाई आपको हम दे रहे हैं ना, 5,000 रुपये महीना हम आपको दे रहे हैं, 1 लाख रुपये साल का आपको दे रहे हैं, 10,000 रुपये महीने का हम आपको दे रहे हैं। जी, 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 और शुरुआत हो गई 1,000 से। जी, 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 1,000 मिलने से लोगों को भी लगने लगा कि हाँ भाई 1,000 तुमको मिल रहा है। अब राहुल बोल रहा है, राहुल जी बोल रहे हैं कि मैं 8,000 दूंगा, 8,000 भी मिलेगा। जी, 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 बिल्कुल बिल्कुल। और ये वादे करने का जो तो ये घूस देने का नया तरीका है। जी, जी, और घूस तो अब ऐसा देने का, मैं कल भी इसको हेडलाइंस में पढ़ के आपको सुनाया था, किसी सज्जन ने मुझे भेजा है और किसी अखबार की कटिंग है ये, जिसमें तमिलनाडु में कोई निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जो वादा किया है लोगों से, मतलब वो इस वादे को पूरा करने का मतलब है कि पूरा भारत उसके नाम पे कर दो। हर मतदाता को देंगे एक मुफ्त आईफोन, हर घर को 20 लाख की कार, छोटा हेलीकॉप्टर, परिवार को स्विमिंग पूल संग 3 मंजिला मकान, हर लड़की की शादी पर देंगे 800 ग्राम सोना, हर युवा को व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 करोड़ रुपए, चांद पर 100 दिन की छुट्टियों का करेंगे प्रावधान, मतलब चांद पे जाके छुट्टी बिताएं, और क्षेत्र ठंडा रखने के लिए 300 फीट ऊंचा बर्फ का पहाड़ बनवाएंगे। ये इतना बड़ा व्यंग है इन राजनेताओं के लिए, जिसने भी उसको भी मालूम है कि लोग हंसेंगे, लेकिन आज चर्चा कर रहे हैं ना, तो व्यंग कसा है उसने कि ये सिर्फ लोगों को हमारा ही धन हमको वापस करने के नाम पर जिस तरह से मूर्ख बनाया जा रहा है,
वो लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन लोगों को लगता है क्या करना है यार, जो भी आएगा वो वैसे ही करेगा। चलिए एक और खबर है, खूब हंगामा मचा छत्तीसगढ़ में। ये कहा गया कि राधिका खेड़ा के साथ जो मीडिया प्रमुख है कांग्रेस की, उन्होंने बदतमीजी कर दी, उनका रोते हुए चिल्लाते हुए वीडियो भी आया। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि ट्वीट किया उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के यहाँ छत्तीसगढ़ महतारी की बेटियों के साथ अपमान हो रहा, तमाम तर बातें। और बाद में पता लगा उन्होंने रिजाइन कर दिया। और कारण उसका भी ये बता रही हैं कि मैं रामलला के दर्शन करने गई थी, वहाँ से आने के बाद मेरे साथ उपेक्षापूर्ण व्यवहार होने लगा और मैंने भारतीय जनता पार्टी मतलब कांग्रेस को छोड़ दिया। अभी वो कहीं गई नहीं है, लेकिन वो जाएंगी वहीं। ये बहानेबाजी क्यों करते हैं लोग भाई? आप बहानेबाजी नहीं करते जी, आप समझे नहीं जी। देखिए आधे घंटे तक बंद कमरे में किया गया है उसको जी, आधे घंटे तक क्या हुआ उसका खुलासा करने वाली थी वो, जी। नहीं की खुलासा। कुछ हुआ ही नहीं तो क्या करेगी, वहाँ तो कैमरे लगे खाली उंगली दबाए हैं जी, खाली इतना ही हुआ है ना। तो आधे घंटे तक क्यों बंद करके रखे जी। नहीं, उसमें ये कहा गया कि किसी मुद्दे पे इन लोगों की बहस हुई और इनका कहना था कि मैं नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ तो मेरी बात मानी जाए। उनका कहना था कि हम छत्तीसगढ़ में कैसे यहाँ पत्रकारिता की जाती है, कैसे यहाँ संवाद का काम करते हैं हम लोग, वो आपको समझना होगा। तो उस पर वो बिगड़ गई, क्योंकि वही कि पत्नी से झगड़ा करना हो तो बोले तूने रोटी में नमक नहीं डाला है, तो इनको तो भागना था तो इन्होंने वहाँ बहाना खोज लिया। यही बातें कही जा रही हैं। दोनों बातें जी। देखिए किसी भी बात के लिए कोई भी बात रखी जा सकती है जी। आधे घंटे तक बंद कैसे करके रखे रहे उसको? नहीं तो अकेले थोड़े थे, वहाँ तो कई लोग थे। हाँ, कई लोग थे, तो उन्होंने क्या किया आधे घंटे तक? जी। जिसका खुलासा वो करने वाली थी उसका खुलासा नहीं कर रही है। तो करे ना, कौन रोक रहा है? हम तो कह रहे हैं बिल्कुल करना चाहिए, आप करो तो बताओ तो। लेकिन वही है कि अब आपको लगा कि यहाँ आप ठीक नहीं है, डूबती नाव में कौन बैठे, चलो जरा ठीक ठाक घर में प्रवेश कर जाएं, तो उसके लिए उन्होंने बहाना गढ़ा। ये सब बहाने गढ़ करके आप ये, मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि इन्होंने छत्तीसगढ़ का अपमान किया था, जिस तरह की बातें इन्होंने कही। छत्तीसगढ़ का अपमान तो तभी हो गया जब एक लड़की को आप आधे घंटे तक कमरे के अंदर बंद करके रख रहे हो। नहीं तो छोटी मोटी बात है क्या? 1 घंटे नहीं, कोई बंद करके नहीं रखा था, उसकी भी अलग से रिपोर्ट आ गई है। वो तो चूंकि बताया ना कि उनको एक बहाना चाहिए पेपर था। में तो रायपुर के पेपर में तो मोटे मोटे अक्षरों में छपा है, आधे घंटे तक बंद करके रखा गया जी। और रोने लग गई, चिल्लाने लग गई जी। ये तो रायपुर के पेपरों में छपा है भाई। अब ऐसा है कि जिसकी रोटी खा रहा हूँ पिछले 36 साल से, उसकी बुराई नहीं करूंगा। आप भी जान रहे हैं कि क्या हो रहा है अभी। कुछ भी ये जो फ्रंट पेज पर और या 4 दिन 5 दिन से जो कुछ छप रहा है, जो कुछ आ रहा है, दिख रहा है कि माल ही माल मिल रहा है, तो जो कहा जाएगा उसको कर लेंगे। कांग्रेस के समय भी होता था, भाजपा के समय भी सब जी, सब हमेशा राजनीति में सब एक थैली के चट्टे बट्टे हैं जी। सिंधिया जोशी, डिम्पल, अधीर रंजन की प्रतिष्ठा दांव पर। कल 7 मई को 94 सीटों पर किया जाएगा मतदान। हमारे यहाँ भी 7 सीटों का हमारे यहाँ भी है कल, मतलब छत्तीसगढ़ में। कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं बड़े नेताओं के, तो छत्तीसगढ़ में भी कुछ लोग बड़े नेता कहे जा सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ स्तर पे इनके भाग्य का निर्धारण कल हम करेंगे, और पता तो 4 तारीख को लगेगा, अगले महीने। लेकिन जो वातावरण अभी बना हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि हम 11 सीट जीत रहे हैं पूरी की पूरी। कांग्रेस कहती है नहीं, आधी सीटें हम जीतेंगे, तो आधी पे ही है, तो पूरी के पूरे की बात कर रहे हैं। और कहने का दोनों का अधिकार है, तब अपनी अपनी बात तो कहते ही हैं। मैं बता रहा हूँ जो निर्दलीय खड़ा है ना, जिसको 100 वोट नहीं मिलेंगे, वो भी बोलता है वो सबकी जमानत जब। ऐसा टेबल को जो बजा बजा के बोलेगा मैं जीत रहा हूँ, जी जी। टेबल को बजा बजा के बोलेगा, बोलना भी चाहिए। अगर वो जीतने के लिए नहीं लड़ेगा तो लड़ ही नहीं सकता। वो पहले ही मान लेगा कि मैं तो जीत ही नहीं सकता, लड़ ही नहीं सकता चुनाव। जी जी। लड़ तभी सकता है मैं जीत सकता हूँ, बस थोड़ी सी ताकत और लगाने की जरूरत है, मैं जीत जाऊँगा, बराबर में पहुँच गया हूँ, बस बराबर में आके खड़ा हो गया हूँ, बस थोड़ा सा दम और लगाऊंगा तो मैं जीत गया। ये भाव जब तक रहेगा जब तक वो लड़ सकता है जी। वो कोई बुरा भी नहीं है, होना भी चाहिए। जी जी। जैसे भाजपा कह रही है कि 400 के पार, तो मनोबल बढ़ाने ऐसा के लिए है, करते हैं। मेरी बात सुनिए ना, भाजपा ने तो एक जाल फेंका था, अब उस जाल में कितनी मछली फंसेगी, जाल को खींचोगे तब पता चलेगा ना जी। मजे की बात है, उसमें जनता भी फंस गई, सारे पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां फंस गई, सब फंस गए।
जी मेरे को एक भी नेता ऐसा बता दो जी जो ये बोलता हो कि बहुमत से नहीं आएगी सरकार, 272 सीट नहीं आएगी, एक भी बोलता हो। अरे 272 सीट आ गई, सरकार तो बन गई ना। जी 400 बनी कि नहीं बनी? अब खड़गे जी बोलते हैं ये 400 इसलिए मांग रहे हैं कि संविधान बदलेंगे। मतलब आप मान तो रहे हो 400 नहीं मिलेगी, और सरकार में आ रहे हैं, ये तो मान रहे हो ना। जी आधी हार तो आपकी वहीं हो गई। हाँ, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं आपके कार्यकर्ता। कार्यकर्ता भी कमजोर हो जाते हैं। जी 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 आधी हार तो आपकी वहीं हो गई। जी। अब कई नेता तो छत्तीसगढ़ में ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम जीत तो रहे ही हैं, लेकिन हमको जीत का रिकॉर्ड बनाना है। जैसे बृजमोहन अग्रवाल, सब जिससे भी बात करोगे रायपुर में, जो परिचित लोग उनसे पूछोगे कौन जीत रहा है, बृजमोहन अग्रवाल जीत रहे हैं। कितने जीतेंगे उसी का तो अब इंतजार तो सिर्फ उसी का है। तो जैसे देश की बात हो रही है कि जीतेंगे तो सरकार तो बनाएंगे, लेकिन अब देखना कि 400 पार करते हैं कि नहीं करते। वैसे बृजमोहन जी सबको जो है ना उस जाल में फंसा दिए हैं, जी। पब्लिक भी उसी में फंस गई है। जी नहीं 400 आएगी कि नहीं आएगी? आएगी तो कैसे आएगी? जी। कहाँ से सीटें मिलेंगी? दक्षिण में तो भाजपा का सुपड़ा साफ है, जी 5%, 4%, 7% से ऊपर वोट नहीं मिलता है। आएंगी कहाँ से सीटें? उत्तर भारत में भी कुछ जगह गड़बड़ा नहीं, उत्तर भारत में तो मैक्सिमम सीटें पा चुके हैं भाई। जी 72 सीट, बात 80 में 72 सीट पा चुके हो, मैक्सिमम पा तो चुके हो। हाँ, उससे कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं। कैसे बढ़ेगा? जी आप ऊंचाई तक तो पहुंच गए। जी। राजस्थान में आप 24 सीट पा चुके 25 में से, जी और कहाँ ऊपर और चढ़ोगे आसमान में? जी यहाँ 29 सीट में 28 सीट पा चुके हो, जी तो कहाँ चढ़ोगे भाई? कहाँ से निकालोगे? और बोनस में कहीं ऊपर से और तोड़ के ले आओगे क्या? जी 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 सीट कहीं और ऊपर आम के पेड़ में लटकी हुई हैं, चढ़ जा आम के पेड़ पे और तोड़ के ले आ उसको, ऐसा कुछ है क्या? जी नहीं है। ये सब जाल हैं। जी आदमी को कैसे घुमाना है, कैसे फंसाना है। नरेंद्र मोदी इसमें माहिर है। नरेंद्र मोदी कांग्रेसियों के सारे गुण सीख गया है और कांग्रेसी अपने सारे गुण भूल गए हैं। जी मैंने अभी एक बात कही आपको, आधे घंटे का उसका भाषण होता है या 35 मिनट का भाषण होता है, 40 मिनट का भाषण होता है। ये जितनी बातें बहस में हैं, ये तो 2 मिनट बोलता है खाली, जी बाकी 38 मिनट क्या बोलता है, उससे किसी का ध्यान नहीं है। पूरे विरोधी दल भी उसी में फंसे हुए हैं, जनता भी उसी में फंसी हुई है। और वो उससे लेना देना उनको है जो वहां पे बैठे हुए सुन रहे हैं, वो उनके ध्यान में वो बात बस हो गया। अंडर करंट चल रहा है, राम मंदिर का अंडर करंट चल रहा है। जी 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 फर्क इतना ही है, आप अगर वोट के लिए निकाल सके, जो निकाल सका वोट उसको मिल जाएगा। हाँ, जो घर में बैठे हैं उनको बाहर निकालें, हाँ, उसके लिए कोशिश सभी अभी दल करते सारी हैं। ताकत सभी राजनीतिक दलों को यही लगानी चाहिए कि किसी प्रकार भी वोट डालने घर से निकले, जी जी एक एक आदमी घर से निकले वोट डालने के लिए, वो प्रयास कर रहे हैं। वो प्रयास। जो आदमी अपने वोट निकाल पाएगा वो जीत जाएगा, बिल्कुल जो बिल्कुल नहीं निकाल पाएगा वो लेट जाएगा। वो जी 5 साल के लिए सोएगा, वो 5 साल बाद फिर जगेगा। वो बिल्कुल बिल्कुल। रायबरेली अमेठी में कांग्रेस की प्रचार कमान संभालेंगी प्रियंका। सोमवार से चुनाव खत्म होने तक रहेंगी यहीं। ये तो पहले भी रही हैं, और वहाँ से पिछली बार तो सोनिया गांधी रायबरेली जीत गई थी, लेकिन राहुल गांधी अमेठी से हार गए थे। तो इस बार ध्यान थोड़ा उधर चला जाएगा, अमेठी में कम रहेगा, रायबरेली में ज़्यादा रहेगा, क्योंकि वहाँ उनके भाई लड़ रहे हैं, यहाँ तो पार्टी का कार्यकर्ता लड़ रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं कि मेहनत तो खूब कर रही हैं प्रियंका, भाषण भी अच्छा देती हैं, और भीड़ भी इकट्ठा होती है उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए। अब अमेठी में और रायबरेली में क्या उनकी मेहनत कितना सार्थक होगी, ये तो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन कर तो रही मेहनत। एक बात बताऊं, जी अभी तक मैं प्रियंका को उतनी सुंदर नहीं मानता था। रंग गोरा होने के कारण सुंदर लोग बोलते हैं, जी। पर मैं नहीं मानता था। जी पर जब अभी रायबरेली में नामांकन के लिए जब वो गई जी और जिस साड़ी को पहन के गई, जी एकदम इंदिरा गांधी की ट्रू कॉपी लग रही थी। जी ऐसा लग रहा था जवान होके इंदिरा गांधी सामने आ गई हो। जी पहले इंदिरा गांधी को लोग गूंगी गुड़िया बोलते थे, जी बाद में वही इंदिरा गांधी कस कस के हाँ, फिर भी- आयरन लेडी कहलाने लगी। हाँ, आयरन लेडी कस के लात मारी, उठा के पटकी सबको।
जी जितने नेता अपने आप को धुरंधर बोलते हैं सबको उठा उठा के पटकी, और उसका नाम जो गूंगी गुड़िया थी उसका नाम आयरन लेडी हो गया। जी। वैसे ही ये भी तो वैसे ही ये भी है, पर इसको मौका कांग्रेस के लोग देंगे तब। जी मेरे को लगता है बोलती कांग्रेस बहुत के अच्छा लोग ही इसको मौका देने वाले नहीं हैं। क्या है, कांग्रेस के लोग थक गए हैं अब। जी अब वो आवाज़ धीरे धीरे मुखर हो रही है कि भाई हमको हो तो गए 20 साल राहुल के पीछे चलते 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 हम लोग थक गए हैं जी अब हमको माल पत्ता तो चाहिए ना। जी आप माल पत्ता हमको दे नहीं पा रहे हो, जी तो कोई भी बहाना लगा के कोई किसी बहाने से छोड़ रहा है, कोई किसी बहाने से छोड़ रहा है। जी जी अब इनको घोषित कर देना चाहिए प्रियंका को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार। उसका लाभ मिलेगा कांग्रेस, मिलेगा लाभ। बिल्कुल बिल्कुल लाभ और नहीं मिलेगा। तो सही में मोदी जो चिल्ला चिल्ला के बोलता है ना, कांग्रेस 44 में सिमट जाएगी, 44 में सिमट जाएगी, सही में 44 से सिमट जाएगी। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिस तरह से भाषण देती हैं, जो भाषण शैली है, शब्दों का चयन है, वो लोगों के हृदय में ठक से तो करता है, लगता है कि नहीं राहुल गांधी से अच्छा भाषण देती हैं। अरे बहुत गजब का, मतलब जो भाषण वो देती है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे दुर्गा माता खड़ी आके खड़ी हो गई हो। इंदिरा गांधी जवान इंदिरा गांधी याद आ जाती है। जी 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 बिल्कुल। और वो अब कांग्रेसियों की याद आती है कि नहीं आती, वो कांग्रेसी समझेंगे। जी जी अब कोशिश कर रही हैं, और वो इलाका जो है वो पूरा का पूरा भगवान राम की टेरिटरी मतलब वो मान लीजिए एनसीआर, उसको अवध क्षेत्रीय कहलाता है। पुराना जो अवध कहलाता था वो रायबरेली से लेकर के वो लखनऊ, कानपुर और गोंडा, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, ये सब पूरा का पूरा वो अवध ही कहलाता था। पहले वो ब्रैकेट में लिखना पड़ता था अवध। तो ये अवध क्षेत्र में भगवान राम, जहाँ भगवान राम का ज़्यादा चल रहा है, वहाँ पे ये प्रियंका गांधी अपने भाई को और अपनी पार्टी के कार्यकर्ता को जो अमेठी से चुनाव लड़ रहा है, कहाँ तक पहुँचा पाती हैं ये तो वक्त बताएगा। अब एक गलती बता रहा हूँ जी, मैं बताना तो नहीं चाहता था जी, क्योंकि प्रियंका गांधी का आकर्षण मेरे को भी खींच रहा है प्रियंका गांधी की तरफ। जी, आप भी कांग्रेसी हो रहे हैं धीरे धीरे। अब कांग्रेसी होऊंगा कि नहीं होऊंगा बात की चीज़ है। जी, पर प्रियंका गांधी का समर्थक बनता जा रहा हूँ ऐसा लग रहा है मेरे को। जी, मेरे को एक बात लगती है, इसके अगल बगल जो काकस सब बैठा हुआ है ना, जी, उससे इसको बचना पड़ेगा। जी, नहीं तो राधिका खेड़ा के समान इसके साथ भी कुछ ना हो जाए। जी, काकस ने क्या किया आप ये देखिए, जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, ये वहाँ सीएम के दावेदार के रूप में गई थी जी, और धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन सीएम के रूप में उसको प्रेजेंट कर रहे थे। जी, उसने 14 लड़कियों को मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कि पोस्टर गर्ल बनाया 14 लड़कियों को, और वोटिंग आते आते तक वो 14 की 14 लड़कियां छोड़ के भाग गई इनको। जी, मतलब वो कागज कितना मजबूत है कि इस प्रियंका गांधी को सोचने भी नहीं दे रहा है कि जिसने आपने पोस्टर गर्ल जिन 14 लड़कियों को बनाया, वोट डलते डलते वोट के तारीख आते आते 14 की 14 लड़कियां भाग गई कांग्रेस छोड़ के। जी, इस पर भी सोचने का उसको टाइम नहीं दे रहे हैं, सोचने नहीं दे रहे हैं उसको। कागज कितना मजबूत है सोच लीजिए आप। वही कागज राहुल गांधी के चौगरदे बैठा हुआ है जी, और उस कागज में कोई ताज्जुब नहीं है कि नरेंद्र मोदी ने भी अपने भेदिए घुसा रखे हों। नरेंद्र मोदी जैसा बोलता हो वैसा ही वो कागज उसको उनके साथ खेल करवाता है उनसे वैसे। ये भी कोई ताज्जुब नहीं है, आने वाले समय में पता चलेगा ना। जी, अभी नरेंद्र मोदी बोलता है ना हम घुस के मारते हैं, पाकिस्तान के लोग बेचारे चिल्ला रहे हैं, वो बोल तो रहा है हम घुस के मारते हैं, हमारे 32 आदमियों को मार दिया। जी, जी, सरकार कुछ नहीं बोलती। जी, जी, खैर ये सही है कि प्रियंका गांधी में एक नेतृत्व कर्ता के गुण दिखाई दे रहे हैं। और एक बात बता दूं, सही में कांग्रेस अगर 44 के अंदर अटक गई तो प्रियंका गांधी की भ्रूण हत्या हो गई, नेता बनने के पहले ही उसकी हत्या हो जाएगी, ऐसा समझ लो आप। जी, 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 जी,
हाँ, मतलब इसको ऐसा ना समझा जाए वो राजनीतिक हत्या की बात आप कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो उसको राजनीतिक दूसरी हत्या की तरफ, बात कर क्योंकि रहा हूँ कई मैं। बार होता है कि बयान कुछ, हम लोगों का कथन कुछ रहता है और उसका मतलब कुछ और निकाल लिया जाता है। जैसे राजनेताओं का होता है वैसे हम लोगों के साथ भी होता है। तो उसका मतलब ये ना निकाला जाए। और छेदी भैया के विचार जो हैं वो अपने हैं, इनके विचार। और जैसे हम लोग आपस में बैठ के बातचीत करते हैं ना कैमरे से बाहर, तो कैमरे के सामने भी वैसे ही बात करते हैं जी। तो इसलिए कुछ बातें ऐसी निकल जाती हैं मुंह से, जो हो सकता है कि लोगों को लगता हो कि ऐसा क्यों बोल गए। तो उसका मतलब ये ना निकाला जाए, उसका मतलब ये निकाला जाए कि आपकी नज़र में प्रियंका गांधी एक काबिल नेत्री हैं, बिल्कुल काबिल नेत्री है, इसमें कोई शक नहीं। बशर्ते उनकी पार्टी उनको पूरा प्रोत्साहन दे, पूरा प्रोटेक्शन दे और उनको पुष्पित पल्लवित होने का जब अवसर देगी तो पार्टी मजबूत होगी। और वैसे भी लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि लोकतंत्र खूबसूरत तभी होता है और खूबसूरत होता है जब एक मजबूत विपक्ष हो। नरेंद्र मोदी आज की तारीख में काफ़ी हाइट पे हैं, काफ़ी ऊंचाई पे हैं, तो उनको अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो उस गलती को रोकने का, उस पर टोकने का, उसका विरोध करने का साहस अगर किसी में नहीं है तो फिर वो मतलब ही नहीं होगा ना। इसलिए विपक्ष का मजबूत होना ज़रूरी है। और प्रियंका से उम्मीद अगर छेदी भैया या देश के करोड़ों लोग कर रहे हैं तो गलत नहीं कर रहे हैं। चलिए कोरबा को रुख करते हैं। पिकअप मोड़ पर बेकाबू होकर पलटी 2 व्यापारी की मौत, 8 की हालत गंभीर। ये कटघोरा की घटना है। गंभीर मरीजों के लिए कैजुअल्टी में लगे 15 बेड। धूप में काम कर रहा था मिस्त्री, तबीयत बिगड़ने से हो गई मौत। आखिरी दिन सरोज का शहर में रोड शो, ज्योत्सना ने निकाली रैली। बसें अधिग्रहित होने से स्टैंड बस विहीन, यात्री परेशान। बांगो जाने के लिए इस साल भी पर्यटकों को तय करनी पड़ेगी लंबी दूरी। पहली खबर है अखबार की। पुरातत्व संग्रहालय भवन का बदलेगा स्वरूप। पीडब्ल्यूडी ने एस्टीमेट को स्वीकृति के लिए भेजा शासन को। रावा घाट पर नहीं चढ़ पाई पिकअप, अनियंत्रित होकर पलटी, 2 की मौत, आधा दर्जन घायल। एससीसीएल से प्रभावित 9 गांव के प्रभावितों ने किया चुनाव बहिष्कार। क्षेत्र की जनता की आंखों में मैंने देखी विकास की उम्मीद। सरोज पीएम मोदी से प्रेरणा लेकर रोज कर रही 400 किलोमीटर का सफर। कल अंतिम दिन था, अब शोर बंद हो गया है। शोर तो वैसे भी अब बंद हो गया। बचपन में जैसे शोर हुआ करता था हम लोग सुना करते, तब तो ऐसा नहीं तो सवेरे आँख खुलती थी तो जीतेगा भाई जीतेगा शुरू हो जाता था। अब ऐसा नहीं होता। जो भी प्रचार थे शालीनता के दायरे में थे, अब जो था वो भी बंद हो गया कल शाम को 5 बजे के बाद से। कल शहर का वातावरण ऐसा था कि लग रहा था कि हाँ सही में आज अंतिम कोशिश भारतीय जनता पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। शहर में भाजपा का जुलूस निकला था और वहाँ दीपका में, मतलब कोरबा पश्चिम में, वो ज्योत्सना महंत ने वहाँ सभी श्रमिक संगठनों के जो उनको समर्थन करने वाले लोग हैं उनको लेकर के रैली निकाले थे। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि अंतिम शक्ति प्रदर्शन दोनों ने किया है। अब ये तो उनके शक्ति प्रदर्शन के बाद कितनी शक्ति उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को दी और कार्यकर्ता कितना मतदाताओं का मन अपनी तरफ ला पाए हैं, कल वो मतपेटी में जाएगा और 4 को पता लगेगा। तो वातावरण जो है कुल मिलाकर शांतिपूर्ण है, कोई विवाद नहीं हुआ, ये सबसे अच्छी बात है। हाँ। नहीं तो अमूमन हो जाता है कहीं टकराहट हो जाती है, मारपीट हो जाती है जी, खून खराबा हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। और पूरे छत्तीसगढ़ में इस बार बिल्कुल वातावरण शांत अभी रहा तक है। शांत है जी, यहाँ तक कि नक्सली भी विघ्न नहीं डाल पाए हैं अभी तक। जो अब नक्सली क्या डालेंगे, 200 ने तो सिलेंडर कर दिया, 100 भगवान के पास चले गए जी। नक्सली हैं ही कितने, 400-500 की तो संख्या ही है टोटल उनकी। जी, जब वो मारे जा रहे हैं तो फिर हम जो शहरी क्षेत्र में रह रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, उपद्रवी लोग वो भी जानते हैं कि फिर पकड़ में आ गया, पुलिस के हत्थे चढ़ा तो फिर हाथ पांव तोड़े ही डालेंगे, इसलिए वो भी शांत हैं। और ये सबसे अच्छा है कि चुनाव में मतांतर होना लाजमी है। सिद्धांतता है, एक दूसरे के विरोधी हो सकते हैं लेकिन व्यक्तिगत विरोध नहीं करना चाहिए। और लेकिन इस बार थोड़ा सा हुआ। सरोज पांडे जी ने जो आरोप उनके ऊपर लगाए, उनकी तरफ से भी जो आरोप आए, हालांकि थोड़ा बहुत चलता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह भी अगर बचा रहता तो ज़्यादा। भाई हम क्या करेंगे ये बताना चाहिए। लेकिन यहाँ हमारी दाल ज़्यादा गाढ़ी है, उसकी पतली है, ये कह करके किसी को नीचे गिराने का जो प्रयास होता है, ये पहले भी होता रहा है, इस बार भी हुआ है। बहुत कुछ सुधरा, ये भी सुधर जाता तो अच्छा था। एक खबर है, एससीसीएल से प्रभावित 9 गाँव के प्रभावितों ने किया चुनाव बहिष्कार। कल सुबह ये खबर आई, मैंने सबसे पहले इसको ब्रेक किया और उसके बाद कई लोगों से इस विषय में बात हुई। अभी कुछ दिन पहले, अभी चुनाव के समय तो बहुत सारे चैनल वाले आए, उन्होंने भाजपा कांग्रेस के लोगों के साथ मीडिया के लोगों को भी खड़ा कर दिया
ये कहने के लिए कि भाई ये तो अपने अपने पार्टी की बात करेंगे, आप लोग अपनी बात करें। तो 1-2 चैनलों में भी था, मैंने इसी मामले को ज़्यादा उठाया, रेलवे का मामला, प्रदूषण का मामला, आईटी का मामला, मतलब शिक्षा के क्षेत्र का, और ये भू विस्थापितों का मामला। अब ये 9 गांव के लोग, मैं भी याद होगा भैया, आपने भी देखा होगा, करीब 4-5 महीना पहले मैं इसी गांव में गया था, पाड़ी पड़निया में, जहां गांव का स्कूल खदान जहां से शुरू हो रही है, जहां मतलब 500-700 फीट गहरा गड्ढा होगा, वहां से बमुश्किल 10 फीट दूर स्कूल। मतलब बच्चे अगर कोई आपस में खेलते खेलते भी उधर गए तो उनका प्राण नहीं बच सकता। इस तरह के हालात में जीने वाले लोगों के साथ अगर एसईसीएल प्रबंधन न्याय नहीं कर रहा है तो फिर राजनेता क्या कर रहे हैं, सवाल तो उठता है। यही कारण है कि लोग नाराज होकर के बोल रहे हैं हम वोटें नहीं डालेंगे। 9 गांव इकट्ठा विरोध कर रहा है। ऐसा है जी, ग्राम पंचायत राज है अभी जी, ग्राम पंचायत से सरपंच बहुत प्रभावशाली होता है, जी, जी, पंच बहुत प्रभावशाली होता है। वो जी। क्या कर रहे हैं? वही लोग तो इकट्ठा हुए हैं सब। वो इकट्ठा नहीं हुए हैं, जी, इसके पीछे भी कुछ न कुछ और दूसरे लोग होंगे। मेरे को एक बात बताइए, जी, एक चीज बताइए, 50 साल हो गए जमीन ली है, आपके यहाँ कोई बाल बच्चा ही नहीं था। 50 साल भी आप बोल रहे हो कि मेरे को नौकरी नहीं मिली है। जी, मतलब क्या पट्टा लिख दिया गया जमीन देने के बाद? एसएससीएल या सरकार ने पट्टा लिख दिया क्या? 50 साल तक आपके यहाँ जिनके बच्चे होते रहेंगे उनको भी नौकरी दी जाएगी। जी। दूसरी एक बात और, किसी भी खदान का जीवन 30 साल से ज़्यादा का नहीं होता। जी, अगर सही ढंग से माइनिंग की जाए 30 साल में वो खदान बंद हो जाती है, फिर 1 आगे बढ़ किलोमीटर जाती आगे है। 2 किलोमीटर आगे किसी दूसरे गांव में चली जाती है वो। जी, आप किसी को नौकरी दे रहे हो, 60 साल की उम्र तक नौकरी देनी पड़ेगी ना। जी, कैसे देगा? हाँ, 30-35 जब साल खदानी बाद- बंद हो गई, जी, वो चला गया वहां से उठ के, कैसे देगा नौकरी? जी, तो क्या है, सब बातों को मिलजुल के उनको सोचना पड़ेगा, कोई एक नया रास्ता निकालना पड़ेगा। आपको 4 गुना जमीन के पैसे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जी, क्यों दे रहे हैं? इसीलिए दे रहे हैं कि नौकरी का झंझट नहीं, उसका झंझट नहीं। नहीं, ये तो अभी है, पहले विस्थापन ये भी मामले देखिए तो पहले के। हाँ, तो जी, इसी प्रकार ये सारे नियम कहने बदलते रहते हैं, बनने चाहिए। नहीं, अगर आपका व्यवस्थापन दे दिए, फिर वही बात है। देखिए, जी, आप चुनाव में किसको चैलेंज कर रहे हो? चुनाव आयोग को चैलेंज कर रहे हो, जी, भारत सरकार को चैलेंज कर रहे हो, जी। छत्तीसगढ़ सरकार को चैलेंज कर रहे वो हो। तो लोगों को उस ध्यान प्रत्याशी आकर्षित को करने के तो ध्यान तो आकर्षित, एक दिन में धरना देंगे तो सारे टीवी चैनलों में उनका वो आ जाएगा। 1 साल से 4 पारा के लोग एनटीपीसी के प्रभावित यहाँ धरने पे बैठे हैं साकेत के हाँ पास। हाँ, 1 साल हो गया। अब मेरा उदाहरण सुन लो आप। जी, यहाँ से बिलासपुर जाने के 3 रास्ते। जी, एक रास्ता यहाँ से सीपत होके आप बिलासपुर चले जाओ, जी, एक रास्ता कठोरा और पाली होके आप बिलासपुर चले जाओ, जी, एक रास्ता चापा अकलतरा होके आप बिलासपुर चले जाओ। ठीक है, तीनों रास्तों में 15 मिनट 20 मिनट का अंतर है। जी, आप सीपत होके जाओगे जल्दी पहुंच जाओगे, जी, उससे 15 मिनट ज़्यादा लगेगा कठोरा होके जाने में, उससे भी 15 मिनट ज़्यादा लगेगा चापा होके जाने में। जी, इतना ही फर्क पड़ेगा ना। जी, पर आपको बिलासपुर जाना है, आप चले गए रायगढ़, रायगढ़ से चले गए सारंगढ़, सारंगढ़ से चले गए आप देवभोग, देवभोग से चले गए रायपुर, रायपुर से चले गए दुर्ग, दुर्ग से चले गए बेमेतरा, बेमेतरा से आ गए बिलासपुर, और फिर आप आ रहे हो बिलासपुर। जी। कितने दिन में पहुंचोगे? बहुत टाइम लगेगा। तो वही किस्सा इन लोगों के साथ में है। जी, ये लड़ाई जहां लड़नी चाहिए वहां तो लड़ ही नहीं रहे हैं। जी, वहाँ तो अधिकारी इतने चतुर हैं, बुला के एसी रूम में बैठाएंगे, आपके सिर को पुचकारेंगे, आपको बढ़िया बढ़िया मिठाई खिलाएंगे, गरम गरम समोसा खिलाएंगे, चाय पिला देंगे, जी, और फिर धीरे से कहेंगे देखिए हम आपके साथ हैं, आपके सुख दुख में खड़े हैं आपके साथ। जी, पर जी, देखो ना, ये सरकारी नियम कानून से हाथ हमारे बंधे हुए हैं। जी, जी, जी,
केंद्र सरकार के नियम ये हैं, छत्तीसगढ़ सरकार के नियम ये हैं। जी। आप हमारे पीछे मत पड़ो, आप सीधे कलेक्टर से मिलो, कलेक्टर ही करेगा। जी। अब वो साल भर नहीं, 2 साल आप कलेक्टर के सामने सड़क पे धरना में बैठे रहो ना, हाँ, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है उससे? जी जी जी। कुल मिलाकर इसमें प्रशासन, एससीसीएल प्रबंधन, इन लोगों को सबको अगर ये जबरदस्ती बैठे ये हुए, तो इनको नौकरी बताना देने पड़ेगा। वाला मामला जो है जी। एंडलेस मामला नहीं है, ये बात इनको समझनी पड़ेगी जी। कि आपके बच्चे होते जाएंगे, पोते हो जाएंगे, पोते का भी बच्चा हो जाएगा, परपोता हो जाएगा, वो भी नौकरी के लिए झंडा लेके खड़ा हो जाएगा, हमको नौकरी नहीं दी गई, हमको नौकरी दी जाए। जी। ये एंडलेस ऐसा मामला नहीं है, ये समझना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल समझना पड़ेगा, इनको भी समझना पड़ेगा। और जो लोग जिम्मेदार है, वाकई अगर इनका हक है, मैं वही कह रहा हूँ, हक है, वो मिलना चाहिए, उसमें कोई नहीं कसर मिला है नहीं है। मुआवजा, तो मुआवजा मिलना चाहिए। और अगर पात्र है नौकरी के, तो नौकरी उनको मिलनी चाहिए। और अगर वो कुपात्र होकर के आपके सामने दबाव बना करके पात्र बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी गलत है, वो भी नहीं होना चाहिए। तो जो पात्र हैं उनको दे दो, जो कुपात्र हैं उनको बता दो कि भाई आपको नौकरी नहीं मिल सकती, चाहे आप प्राण दे दो। नौरंग लाल जी यहाँ श्रमिकों के नेता थे जी। वो एक ही बात बोलते थे, जी। कानून क्या है? हम बोलते हो कानून है। कानून क्या है? हम बोल रहे हो कानून है। नहीं मानते हम, बदल दो कानून को। आप बदलना है बदलो, नहीं बदलना है बदलो, मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए। जी। आप जेल में डालोगे ना, डाल दो ना जेल में। ठीक है, वो स्वभाव था उनका लड़ने का, नहीं करते ही हैं लोग, उनका कहना यही होता है यूनियन कि वाले, लेबर यूनियन वाले सब ऐसा ही करते हैं। जी। हाँ, हमारी बात आपको मानना पड़ेगा, माननी नियम है पड़ेगी। कि नहीं हम नहीं जानते। अब आप बस पूरी बात नहीं है। मानेंगे, आधी मान लो। जी। आधी मान लो, श्रमिक नेताओं की जेब भर दो, आप आधी मान लो, उसके बाद 2 साल बाद फिर खड़े हो जाएंगे। नहीं, फिर वो आधी जो रहती, जो माने हैं, वही नजीर बन जाती, उसी को लेकर के कोर्ट चले जाएंगे, उसी को लेकर के लोगों के सामने खड़े होते, देखिए उसमें इतना दिया गया, इतने कम जमीन पर भी लोगों को नौकरी दी गई, हमको नहीं दिया जा रहा है, यही सब कुछ होता है। तो कुल मिला के पात्र और अपात्र के मामले में बिल्कुल स्पष्ट एक जो नीति है उसके तहत आपको मिल सकता है तो ये मिल रहा है, नहीं मिल सकता तो आप कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा। ये बात स्पष्ट कर दे तो मुझे लगता है कि ये भी अंधेरे में नहीं रहेंगे, ये भी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से बसर करना शुरू कर देंगे। चलिए, चलते चलते कल ही हमें आपको सुबह मतदान करने जाना है। अब कोई सुबह जाएगा, कोई दोपहर को जाएगा, कोई शाम को जाएगा। तो रोज़ की तरह आज भी आप सबसे आग्रह है कि कल मैं एक कार्यक्रम चल रहा है हमारा, कल मैं बुजुर्गों से बात किया, करीब 25-30 बुजुर्ग थे जो यहाँ घंटा घर में बैठा करते हैं रोज़ शाम को। मैंने उनसे समय लिया और उनसे आग्रह किया कि आप लोगों से मतदान के विषय में चर्चा करेंगे। और उन लोगों ने जो बातें कहीं अपने बचपन में, जो पहली बार उन्होंने वोटिंग होते देखा था और वोट डाला था, और आज उसको लेकर के, तो उनका कथन यही था और सच भी यही है कि वोट नहीं डालने वाले कहीं न कहीं परोक्ष रूप से राष्ट्रद्रोह करते हैं, राष्ट्र का अपमान करते हैं, इस व्यवस्था का अपमान करते हैं। जिन लोगों ने अपने प्राण लोकतंत्र की बहाली के लिए या अंग्रेजों को भगा करके स्वतंत्र कराने के लिए देश को अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था, उनका अपमान करते हैं। इसलिए उनका अपमान न करें, लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करना है तो हमको सबको 7 तारीख को वोट डालने जाना है। ऐसी अपील उनकी भी थी, यही अपील हमारी भी है भैया। मैं एक बात बताना चाहूँगा जी। खास करके सीनियर सिटीजन लोगों को, जी। एक बात उनको भी बताना चाहूँगा जो विकलांग हैं। जी। वैसे तो सरकार ने इस बार व्यवस्था की थी, हाँ, घर तक पहुँचे कि घर से ही वोट लिए जाएंगे। जी। पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके वोट, उनको प्रक्रिया का मालूम नहीं था, प्रक्रिया से अनजान थे वो, जी। तो वो उसमें शामिल नहीं हो पाए, वोट डालने जाएंगे। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, आपको लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं है। जी। सीनियर सिटीजन सीधा जाएगा, बिना लाइन के उसका वोट गिरेगा। विकलांग सीधा जाएगा, बिना लाइन के उसका वोट गिरेगा। जो प्रिसाइडिंग अधिकारी होते हैं, उसमें जो दूसरे अधिकारी कर्मचारी बैठे होते हैं, वो इस बात को बताते नहीं। जी। लाइन में खड़ा हो जाता है विकलांग, सीनियर सिटीजन लाइन में खड़ा हो जाता है, उसके बाद भी उसको नहीं बताते कि आपको लाइन में खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, आप
आइए, अलग से आइए, आपका वोट अलग से गिरेगा। जी इस बात का ध्यान में रखें। और ख़ास करके जो पीठासीन अधिकारी हैं, अपने मातहत कर्मचारियों को सबको हिदायत दे दें कि कोई भी सीनियर सिटीजन लाइन में खड़ा ना हो, कोई भी विकलांग लाइन में खड़ा ना हो, उनको तुरंत आदर के साथ, सम्मान के साथ अंदर लाइए, बुलाइए, वोट डलवाइए और सम्मान के साथ उनको जाने को दीजिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वोट दीजिए। वोट नहीं देंगे आपका देश आगे नहीं बढ़ सकता। वोट दीजिए, जिसको भी देना है उसको दीजिए, विचार कीजिए, मनन कीजिए, सोचिए आपके लिए कौन अच्छा है, आपकी सुरक्षा कौन कर सकता है, आपके लिए नीतियाँ कौन बना सकता है, आपके लिए योजनाएं कौन लागू कर सकता है, कौन देश का सम्मान विदेश में बढ़ा सकता है। उस हिसाब से आप वोट दीजिए। जी, लेकिन वोट डालिए जरूर, वोट डाल दीजिए, वंचित मत करिएगा अपने आप को। और एक कल उन लोगों ने नारा दिया था, पहले भगवान, चूंकि बुजुर्ग हैं तो अब उस उम्र में तो ध्यान में यही आता है कि पहले ईश्वर की आराधना कर लो, उसके बाद फिर अपन आगे। वैसे भी हिंदुओं में ज़्यादातर लोग करते हैं, सभी धर्म को मानने वाले लोग अपने ईश को पहले याद करते हैं और उसके बाद आगे निकलते हैं। तो उन्होंने नारा दिया, पहले भगवान, फिर मतदान, उसके बाद जलपान। मतलब ये दो प्रमुख कार्य हैं, एक स्वतः के लिए, एक राष्ट्र के लिए, उसके बाद फिर अपने ऊपर जो खा पी करके जीवन आगे बढ़ाना है उसके बात करेंगे आखिरी में। तो जब बुजुर्गों ने ये प्रण किया है तो जो लोग कम उम्र के हैं, जो जवान हैं, जो नवयुवक हैं, उनको तो बिल्कुल कितना भी धूप, कड़ी धूप हो, कितना देर तक खड़ा होना पड़े भीड़ के कारण, खड़े होइए और वोट डालने जरूर जाइए, यही आग्रह आप सबसे। और इसी के साथ हेडलाइंस को यहीं विराम। बहुत बहुत शुक्रिया आपको कार्यक्रम देखने का। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, आप ऐसे समय निकाले इसके लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।